हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विजय, जीएस विजय एजुकेशन एंड काउंसलर। दोस्तों, हम 6 महीने बाद में, यानी कि पिछला 6 महीने बाद में हम रूबरू हो रहे हैं। इस बार कुछ नया चेंज किया है, तो वो क्या चेंज है वो अभी पता चल जाएगा। पहले तो सब ठीक होंगे, अच्छे से दिवाली मनाई होगी और अब अपनी पढ़ाई में जुट जाओ। मैं जो भी पढ़ाऊंगा, अब जो भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ आरबीएससी, एनसीईआरटी, यानी कि 6 से लेकर 12 तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं या स्थल, कि राजस्थान में कौन कौन से सभ्यता स्थल थे जो हड़प्पा से भी समानता रखते थे। तो ये मतलब रीड सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और ग्रेड थर्ड, इन सब में ये टॉपिक है। अब अपने को पता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा। कई कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, या फिर कालीबंगा और हड़प्पा में क्या संबंध है। तो हम उसी को आज विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। और दोस्तों, जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। जो भी नोट्स या क्वेश्चन बनाऊंगा वो सब आपको मिल जाए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कालीबंगा, इसको कालीबंगा भी कहते हैं, कालीबंगन भी कहते हैं, और सरस्वती सभ्यता, यानी कि जो सरस्वती नदी थी, ये ऋग्वेद में बताया गया है कि सरस्वती एक पवित्र नदी थी। आज जिसको हम ये लुप्त प्राय हो गई है, यानी कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहां पहले सरस्वती नदी बहती थी, फिर वो लुप्त हो गई। अब उस मतलब घग्गर नदी जो है उसको ही सरस्वती नदी कहा जाता था। अब घग्गर नदी भी सूख गई है। तो पहले जो ये था पूरा मरु प्रदेश, यानी कि पहले यहां पर था समुद्र। क्या था? जो आज मरु प्रदेश है यहां पर क्या था? समुद्र। आहड़ या आयड, ये नदियां इस मरु प्रदेश में प्रवाहित होती थी। सरस्वती, आहड़ और चौतांग, ये नदियां इस में बहती थी। अब यानी कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है? यानी कि वैदिक काल से पहले हड़प्पा सभ्यता थी नगरीय, उसके बाद में वैदिक काल आया है। उस वैदिक काल में मरु प्रदेश और सरस्वती, इन दोनों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है, या ऋग्वेद के अंदर किन दो का उल्लेख मिलता है? तो मरु प्रदेश और सरस्वती नदी।
तो इससे जाहिर होता है कि सरस्वती नदी, यहां पहले समुद्र था तो सरस्वती नदी यहाँ बहती थी, अब ये लुप्त प्राय हो गई और धीरे धीरे ये मरुस्थल में, ये क्षेत्र मरुस्थल में तब्दील होता गया। अब हम मैन जो है वो देखते हैं। कालीबंगा, इसका जो अर्थ निकालते हैं वो है काली या क्या अर्थ निकालते हैं, काली चूड़ियां और या फिर दीनहीन बस्ती। तो दोस्तों अब हम देखेंगे खोजकर्ता। अमलानंद घोष। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, खोजकर्ता और फिर आता है उत्खनन करता, यानी कि इसको खोजा किसने था, इस सभ्यता को अमलानंद घोष ने। क्लियर दोस्तों, खोजकर्ता कौन थे, अमलानंद घोष, और कब की थी, 1952-53 में। क्लियर। अब इसके उत्खनन करता अब यहां से कंफ्यूज, कई बार क्या जल्दबाजी के अंदर स्टूडेंट यही गलती करता है कि पहले पूछा है, वो पूछता है अमलानंद यानी कि उत्खनन करता, और पहले ही ऑप्शन पे ये लिख देता है अमलानंद घोष, तो एग्जीक्यूशन गलत हो जाता है और यही क्वेश्चन हमें बहुत पीछे धकेल देता है। तो देखो खोज करता है, खोज कब हुई थी, उत्खनन कब हुआ था, 1961 से 69 के मध्य। अब खोज करता थे बीबी लाल और बीके थापर। यहां तक ये हम पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मान लो उसको पेपर थोड़ा सा लेवल अप करना है या स्टूडेंट को उलझाना है तो फिर वो आगे और भी नाम डाल सकता है, जैसे इनके अलावा है एमडी खरे और के एस श्रीवास्तव। तो दोस्तों ध्यान रखना, कंफ्यूज यही होता है, खोजकर्ता और उत्खननकर्ता। क्वेश्चन आ गया कि कालीबंगा की का उत्खनन किया था और पहले ऑप्शन पर ही अमलानंद घोष लिखेगा, तो वहां स्टूडेंट ये देखता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है और वो इसके टिक मार्क कर देता है और ये क्वेश्चन आपको बहुत पीछे ले जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की चीज ये दोनों है, खोजकर्ता अमलानंद घोष, डेट वगैरह कोई स्पेशल पूछता नहीं है। तो दोस्तों अब इसके खुदाई के जो स्तर थे,
तो इसमें दोस्तों खुदाई हुई इसकी, तो इसके अंदर 5 स्तर थे। कितने? 5 स्तरों में। खुदाई कितने स्तरों में हुई थी? 5 स्तरों में। तो इसमें से जो 5 स्तर हैं, जैसे मैं यहां पर नोट कर देता हूं, 1 2 3 4 और ये 5। तो दोस्तों ये 2 स्तर थे, ये हड़प्पा से पहले के थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई और जो साक्ष्य मिले, उनके आधार पर इस ये जो 2 स्तर थे, प्रथम और द्वितीय स्तर, ये हड़प्पा से भी पहले के थे। क्लियर? तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि कालीबंगा की खोज कितने स्तरों पर हुई? तो 5 स्तर आ जाएंगे। और हड़प्पा से पूर्व के कौन से स्तर हैं? तो 2, यानी कि 1 और 2 दोनों पूर्व के हैं। अब इसमें हम देखेंगे साक्ष्य। पहला साक्ष्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। पहला क्या मिला? जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य। दूसरा हम देखें यहां पर, क्या मिले? अग्निकुंड बोल दो, हवन कुंड बोल दो, अग्निवेदिका बोल दो, या यज्ञशाला। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि कालीबंगा के लोग धार्मिक विश्वास करते थे और यज्ञ वगैरह करवाते थे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, भूकंप के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए थे।
शल्य चिकित्सा, जो आज हम सर्जरी बोलते हैं जिसको, उस समय भी शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से मिले थे? कालीबंगा से। फिर है फिर क्या मिला है? युगल समाधान, यानी कि जो दफना किया गया था तो उसमें जोड़ा, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, यानी कि स्त्री और पुरुष को एक साथ अपनाया गया है। ये साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुआ है? हनुमान गढ़ यानी कालीबंगा से। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में अमूमन हर जगह पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। लेकिन कालीबंगा ऐसी सभ्यता थी या ऐसा स्थल था जहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, यानी कि ये भवन बनाने की कला में इतने निपुण नहीं थे। इससे यही पता चलता है। अब एक दूसरी जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जल निकास प्रणाली का अभाव। तो दोस्तों हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में जल निकास या जो जल निकास सिस्टम था वो भी एक महत्वपूर्ण था। तो ये दो फैक्ट हड़प्पा सभ्यता के विपरीत हैं, जैसे जल निकासी प्रणाली का अभाव, यानी यहाँ पर कोई ऐसी जल निकासी प्रणाली नहीं मिली है जो सिस्टमेटिक हो, जो हड़प्पा के अन्य जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो इनमें जो सिस्टमेटिक या नियोजित थी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, इसका अभाव था। दूसरी कच्ची ईंटों का प्रयोग, ये दोनों ये दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग भवन बनाने की कला में इतने निपुण नहीं थे। ये इसके इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, और कोई साक्ष्य होगा तो वो और आपके नोट्स में, लेकिन मैन जो साक्ष्य थे वो यही थे। अब यहां पर हम देखते हैं देखो यहां पर जो बर्तन मिले वो हड़प्पा सभ्यता के जिन स्थानों में मिले उनकी तुलना में पतले और हल्के थे। क्या थे? जो भी बर्तन प्राप्त हुए हैं अन्य हड़प्पाकालीन स्थलों के मुकाबले काफी पतले और हल्के थे। और कालीबंगा सभ्यता में जो ईंटें काम में लेगी ये भी एक इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो मिट्टी की ईंट थी उनका क्या आकार था? तो 30 × 15 ×
7, ये यहाँ की ईंटों का आकार था। अब दोस्तों हमने देखा है कि हड़प्पा से भी पूर्व यानी पहले की सभ्यता कौन सी थी? कालीबंगा। जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला और इसकी खुदाई हुई तो इसके 5 स्तरों में से 2 स्तर ऐसे थे जो हड़प्पा से पहले के थे। क्लियर दोस्तों? एक स्थान और है जहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पे माना जाता है कि वो स्थल भी हड़प्पा से पूर्व मौजूद था। तो देखो हड़प्पा से पूर्व मौजूद था, वो था हड़प्पा तो ये था कौन सा था? कोट दी, जो कहां पर है? पाक में, यानी कि पाकिस्तान में। तो ये देखो कि कालीबंगा और कोट दी ये दोनों स्थल साक्ष्य के आधार पर हड़प्पा से पूर्व के थे, यानी कि हड़प्पा से पूर्व या पहले ही जो साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा से पुराने हैं। तो दोस्तों ये कालीबंगा थी। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की सभ्यताएं, एक एक करके हम सभ्यताओं को देखेंगे। इसमें अगर कुछ जो भी अगर कुछ छूटा है वो आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा, विशेषतर रीट और थर्ड ग्रेड थर्ड और सेकंड। क्योंकि अगर सेकंड में सब्जेक्ट के पेपर में भी अगर वो एसएसटी के सब्जेक्ट के पेपर में जाएगा, इससे डीप नहीं जाएगा। और फिर भी नोट्स में वो सब कुछ मिल जाएगा। बेसिक जो क्वेश्चन एक फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, सब्जेक्ट में नहीं फर्स्ट पेपर में भी इससे बाहर कालीबंगा का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, ग्रेड फर्स्ट में 15 हिस्ट्री के हैं। तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेट सभ्यता से ही आएगा, तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। सब्जेक्ट में कितना भी वो डीप जा सकता है। तो ये थी, आज कुछ नया स्टार्ट किया है। क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा और यानी कि अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो मैं और भी अच्छा फील करके आपको अच्छा से अच्छा मैटर प्रदान करूंगा। नोट्स के लिए मैंने बोल दिया है कि आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम का, तो उस पर आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, ट्यूशन पेपर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की सेशन अच्छा होगा। अगर कोई कमी हो तो हम उसको दूर करेंगे। बाकी तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मैटर मिले हमें पढ़ने के लिए, देखो दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने से या ज़्यादा मैटर इकट्ठा करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है सिलेक्टेड मैटर को बार बार पढ़ने से। एक चीज ध्यान में रख लेना कि मान लो एक के पास 10 यानी कि 100 पेज की कोई भी बुक है या नोट्स है, एक के पास 500 और एक के पास 1000। सिलेक्शन की संभावना ज्यादा किसकी है? क्यों? ये इन 100 पेज को बार बार रिपीट करेगा। ये 500 को चलो मान लो 2 बार रिपीट कर लिया, लेकिन ये 1000 वाला तो एक बार भी पूरा नहीं पढ़ पाएगा। तो
इस तरह पढ़ाई इस तरह करनी है, ज्यादा मैटर नहीं और तुरंत, यानी कि टाइमली रिवीजन हो जाए और नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे, उनमें सब कुछ है जो भी आप चाहते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।